जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today we are going to discuss September 2020 business का question. Have you done that question previous time? सबर कर मैंने तीन बंदा हूँ. सारे लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं. अपनी स्नैप कौन सा लगा है? टैक्सेबल इनकम लीक आती है, उसके बाद वो 4 मिलियन का स्नैप लगा रहा है उसे। बेटा आपने उसका सोल्यूशन देखा होगा पुराना आई कैप का. आपने अपने रेट अप्लाई करने हैं. दोबारा सुनिएगा, जो क्वेश्चन करना है आपने उसके ऊपर रूल अपने लगाने हैं. वो पुराना पेपर है. जब आपने देखा तो उसमें 4 लाख रुपए इनकम एग्जाम थी. उस पेपर के नीचे देखेंगे टैक्स रेट्स भी वही दिए हुए थे. समझ आ रही है? इसलिए जब आप अपने मुताबिक करेंगे उसका मुझे आपने बताना है कि वहां तक समझ आ गई थी आपको. एक मिनट क्वेश्चन ओपन करता हूँ फिर इसको देखो. अब कौन सा क्वेश्चन था? स्प्रिंग 2020. ये वाला ये था जमशेद केमिकल्स वाला. एक बार देख लेते हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं. इसमें वन बाय वन मुझे आपने बताना है कि सर मुझे इन पॉइंट्स की पहले समझ आ गई थी. पहले उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड. कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी 31 मिलियन की. 250 अगेंस्ट प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक. प्रोविजन क्रिएट की है. प्रोविजन मैंने बताया था कि अलाउ. तो ये चीज माइनस हुई थी, ऐड हुई थी. ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड मीन ये माइनस हुई है. तो क्या करना था इसको? तो इसको हम अपने उसमें ऐड करना होगा. एडवर्ड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड. Include a salary of 450 paid to each partner. ये सेक्शन 21 हमें इजाजत नहीं देता कि पार्टनरशिप हम जो है जो अपने पार्टनर्स को सैलरी दे. ठीक है, तो कितने पार्टनर थे इस फर्म के? दो. पर मंथ तो नहीं है. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को 9 लाख को ऐड कर देंगे. कहता जी फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 320 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट. ये भी अलाउ नहीं है. तो इंटू 2 इसको भी ऐड कर देंगे. अदर इनकम इंक्लूड बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स रिकवर्ड क्या करते हैं? आलू एक्ट. और उससे पहले क्या है, जो रिकवर्ड अमाउंट होती है वो ऐड हुई होती है ना. तो माइनस करते हैं. अब इसमें से आलू ढूंढना है और आलू का एक्ट ढूंढना है. ऐसे ही JC had previously written off a debt of 400,000 in June. This and initially a legal action against the debtor to recover. Tax authorities allowed 300,000. आलू आ गया. आलू माइनस एक्ट. अलाउड कितना है? 3 लाख ऐड करेंगे इन टैक्स ईयर. अच्छा, अब एक्चुअल कितना होगा? हमने 4 लाख रुपया लेना था और हमें मिला 2,25,000. तो 175,000. तो 2,25,000 को माइनस करना था, 3 लाख को ऐड करना था, 1,75,000 को माइनस करना था. तो नेट आंसर क्या आया था? 120,125. कैसा जबरदस्त हो गया है ना. कहता जी अदर इनकम ऑल्सो इंक्लूड अ नेट लॉस ऑफ 13 लाख फ्रॉम एन एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कैलकुलेशन जो है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कैपिटल गेन होती है. डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स स्वैप स्वैप्शन ऑप्शन वगैरह जो है. On 1st January, JC entered into this contract to purchase 300 barrel of crude oil
पीएमएक्स के अंदर जो आप फोरकास्टिंग करते हैं, इसमें जाता है ये सेक्शन 19 के अंदर। On the various industrial chemicals aiming to hedge against future prices fluctuation, the contract set to expire on 30th June was sold before its settlement. तो ये कहाँ पड़ा हुआ है? बिजनेस में पड़ा हुआ है ना। देखें, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेक्शन 18 की, तो इसमें सेक्शन 19 घुसा हुआ है बिजनेस का हिस्सा, लेकिन लॉ ने क्या कहा? सेक्शन 19 कहता है कि ये है बिजनेस का हिस्सा, लेकिन है बिल्कुल अलग थलग, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड निकालेंगे। तो ये माइनस हुआ है ना, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। On 1st May 2024, Sultana with Jamshed permission moved some of the office furniture to her residence for personal use. तो आप अगर बिजनेस के एसेट को पर्सनल यूज में ले जाएंगे या पर्सनल यूज को बिजनेस में ले जाएंगे तो डिस्पोजल समझी जाएगी। सेक्शन 75 क्या कहता है? डिस्पोजल है ये। The market price of the furniture at the time was 2 million. The furniture was initially purchased on this for this date. ऑफिस फर्नीचर है, क्या है ये? डेप्रिसिएबल है ना? क्या है? तो जब डेप्रिसिएबल का गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला लिखें, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट लिखते हैं कैपिटल गेन के लिए, इसके लिए लिखते हैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। हम किस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं? 2024 की। 24 की कर रहे हैं ना। तो अभी हमें रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं पता, उसने ये चीज बता दी हमें, फेयर मार्केट वैल्यू, ये चीज हमें इसकी नहीं पता, तो ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको अगर आप देखें, अगर मैंने 1 जुलाई 22 को खरीदा है तो टैक्स ईयर कौन सा है? शाबाश, 23 में। कॉस्ट कितनी है? 16 लाख। तो इसकी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करें एट द रेट ऑफ 15%, 240। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई? 1360। तो 2024 में क्योंकि डिस्पोजल हो गई तो इसका डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, तो गेन कैसे कैलकुलेट होगा? सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न ऑन सेलिंग प्राइस कितनी है? तो जब एसेट को पर्सनल को बिजनेस में या बिजनेस को पर्सनल में ले जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू की सेल प्राइस होगी है। 21 में लिया है, तो ये 22 में किसने लिखवाया था? इसको शक पता है। 21 और 22। अब फिर इसमें डिप्रिसिएशन अगले साल की भी चार्ज करेंगे। 204 ज्यादा नहीं तेज हो गए माशाल्लाह। इसको बरकत कहते हैं। 1,000,000, तो गेन कितना आ गया? 2 मिलियन सेल प्राइस माइनस 156 840, ये था गेन। सही। अच्छा, अब 844 है, तो उसने यहाँ कोई रिवर्सल डालनी थी। इस फिगर ने मेरे प्रॉफिट को हिट नहीं किया, इस फिगर ने मेरे प्रॉफिट को हिट नहीं किया, लिहाजा यहाँ रिवर्सल नहीं किसी चीज की डाल दी। देखिए ऊपर हम क्या करते आ रहे थे, ऊपर उसने जो मुझे बता रहा था मैं उसकी रिवर्सल डाल रहा था, सही ट्रीटमेंट करता आ रहा। सही है। यहाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन थी और उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया कि इसको क्या करना है, मैंने वो काम किया। फर्दर इंफॉर्मेशन जो है इसको बाद में करेंगे, इतना कर दिया सबने। किसको? हाँ, ये गेन ऐड होगा। 844 जो है उसकी बिजनेस इनकम में ऐड होगा। मैंने कहा था कि बिजनेस इनकम की जरा प्रैक्टिस कर लें, तो शेयर फ्रॉम ईओपी को उसके बाद हम वो लेकर चलेंगे। इस ओके।
और कोई सवाल है? वो जो आपने टोटल कैलकुलेशन अगर की है ना, उसके ऊपर जो उसने टैक्स रेट्स लगाए हैं, वो पिछले साल अगर इसमें देखेंगे ना, तो आपको पुराना टैक्स रेट नजर आ रहे होंगे। मैंने ये इनको सुजेशन दी है आई कैब वालों को कि जब आप सोल्यूशन देते हैं तो खुदा के वास्ते पर लिखा करें कि ये भाई ये आज का नहीं है, और ये जो करंट सोल्यूशन इसी क्वेश्चन को किट में डाल दें और नया सोल्यूशन उसका दे दें। सही है। उसने 4 लाख रुपया माइनस किया हुआ है इस सोल्यूशन में। नहीं हो सकता बेटा, 4 मिलियन की सीट का। इसका रेट ये लिया होगा ना उसने, ये वाला तो ये पुराना रेट है ना, आप तो अपना रेट लेते जी। नहीं, स्पेकुलेटिव जो लॉस होता है वो स्पेकुलेटिव गेन के अंदर होता है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेकुलेटिव जो देखें, स्पेकुलेटिव लॉसेस और कैपिटल लॉसेस ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ये सेट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेट ऑफ होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इनके दरम्यान में एक तीसरी कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी या खुसरा कैटेगरी है, वो बिजनेस की है। ये सेट ऑफ भी होता है और कैरी फॉरवर्ड भी होता है। फॉरेन सोर्स इनकम कैरी फॉरवर्ड होती है। इस ओके, ये चीज। अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं मार्च 2020 का। मिल जाए मुझे, अल्लाह करे। बैकअप में आई कैन, देखिए यहाँ मार्च 2020 का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ये ये सितंबर है, पड़ा होगा कहीं ना कहीं, देखिएगा। 2020 देखें, स्प्रिंग कहीं नजर आ रहा है? हम्म। नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, नेट पे ट्राई करें। हम्म। ये ऑटो का पड़ा हुआ है। हम्म। कहाँ है? मार्च 20 का। अल्लाह। ये मैं इससे बड़ा बता रहा हूँ, स्प्रिंग और ऑटम से। पेपर में आप मार्च लिखते हो, बाहर आप स्प्रिंग लिखते हो। ये अंदर भी स्प्रिंग लिखो, बाहर भी स्प्रिंग लिखो। नहीं, ये पड़ा हुआ था यहाँ, देखिए इसको बंद कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पहले कहीं पड़ा हुआ है। ये बंद तभी डालता है ये। आपको मिला नहीं है, ये देखिए। मैंने अब यही खोलूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, ये डाउनलोड किया यही करूंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो मेरे, मैं अच्छा कहता हूँ उससे क्या मुराद होती है। बिस्मिल्लाह।
मंडे से अब हम आहिस्ता आहिस्ता अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे इसके साथ। आपने मेरे साथ इसको सॉल्व करना है, इस पूरे क्वेश्चन को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल टू शाहिद, जिससे पता चल गया या तो सैलरीड होगा या फॉर दिस यूज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर ना भी कहे एग्जामिनर तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, अनलेस के एग्जामिनर कैश बेसिस का कभी भी क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम, हमेशा एक्रूअल बेसिस का आता है। जब एक्रूअल बेसिस का कहता है तो इससे क्या चीज समझ आती है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किस पे होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन पे होना चाहिए। प्राइम या मार्जिन कैश बेसिस वाले यूज कर सकते हैं। योर कंपटीशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थैंक यू। इग्नोर मिनिमम टैक्स, show relevant exemption, exclusion and disallowances. Tax rates are given on the last page। ये ऊपर भी लिखा हुआ है उन्होंने, नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा नीचे से इसको क्वेश्चन को एक दो लाइनें पढ़ लिया फायदेमंद होती। टैक्स डिप्रिसिएशन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, द अनअब्सॉर्ब्ड टैक्स डिप्रिसिएशन है। ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसको कहते हैं बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, बिजनेस लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन। इसका असल नाम ये है, ठीक है। ये क्या है, बिजनेस लॉस। लॉस क्यों होता है आपको, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं इनकम से। एक्सपेंसेस हमने दो तरह से डिवाइड किए हुए हैं, एक 20 और 21 के, और एक 22, 23, 24 और 25 के। तो ये जो अनअब्सॉर्ब होता है ना, ये लफ्ज इन चारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेक्शन का फायदा हो रहा है। ये जो हम कहते हैं ना डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर इस वजह से लॉस हो तो इसको क्या बोलते हैं, अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका दूसरा नाम ये है। अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक एग्जांपल अगर मिसाल के तौर के ऊपर आपकी जो सेल है वो है 100 रुपया, तो आप इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 20 और 21। सैलरीज, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, सब माइनस किया आपने, ऑर्डर फी वगैरह में, तो वो आ गया आपको 120। तो कितना आपका लॉस हो गया, 20 का। इसमें से आप डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं 30, टोटल लॉस कितना हो गया, ये आपका टोटल लॉस है। इसमें हम इस वैल्यू को कहेंगे अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो टोटल बिजनेस लॉस आपको यही हुआ है, तो इसको बोलेंगे आप बिजनेस लॉस। समझ आ गया, ये फर्क समझ आई कि नहीं। भाई लॉस एक्सपेंसेस ज्यादा होने से ही होता है ना। तो जब खर्चा आपका ज्यादा हुआ वो क्यों हुआ, उसकी दो वजह है। हमारे देखिए मैंने आपको दो ग्रुप पढ़ाए, नॉर्मल पढ़ाए हैं। एक है सेक्शन 20 और 21 वाले, और एक है 22, 23, 24 और 25, ये ग्रुप है। तो इसकी वजह से जो लॉस होता है ना, इसको अनएब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और इसकी लाइफ नहीं होती, ये भी याद रखना। मैंने जो आपको लॉस में पढ़ाया ना, 6 साल लाइफ होती है, वो इनकी होती है। यानी ये जो 20 है ना, अगर इस साल एडजस्ट ना हुआ तो ये अगले 6 सालों तक चल सकता है। यानी अगर ये 2025 है मिसाल ले हम, तो 26, 27, 28, 29, 30 और, तो ये मैक्सिमम 20 जो है ये इस साल तक जाके एडजस्ट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इस साल क्या क्या सेट ऑफ हो सकता है, और अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड होता है। जब कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो फिर वो अपने ही हेड में एडजस्ट होता है, किसी और में कैरी एडजस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो 30 है ना, यानी फॉर एग्जाम्पल 30 भी गुजर, 31 गुजर गया, हम चले गए 32 में, हमें गेन हो गया,
तो यहां पर हम कहेंगे कि 30 आज भी ये वाला एडजस्ट हो सकता है, 13 ये खत्म हो गया, इसकी लाइफ यही थी 6 साल। तो लॉसी जब बिजनेस, इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को हमेशा एंड में माइनस करना चाहिए। डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को एंड में माइनस करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी वजह से लॉस तो नहीं जनरेट हो रहा। और अगर इसकी वजह से लॉस जनरेट होगा तो उसकी फिर लाइफ नहीं होगी, वो चलता जाएगा। ये चीज है जो आज नया लफ्ज आया आपके लिए। बोल दिया करे ना, बोल के भी ऐसे करते जैसे एहसान करते मेरे ऊपर। ले जी, वो कहते जी टैक्स ईयर कौन सा था हमारा, 20। ये डेट क्यों दी जाती है, ज्यूम दैट टुडे इज 31 ऑफ अगस्त। आप कंप्यूट कर रहे हैं ना, आपका साल खत्म कब हो रहा है, 30 जून 20 को। तो आप उसके बाद यहाँ खड़े हैं इस डेट को, तो ये एक डेट बताई जा रही है ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। शाहिद इज engaged in the business of manufacturing and supply of auto parts. Following is the extent of his profit and loss statement for tax year this. आज यहाँ पार्टनर की डिटेल दी जा रही है, इसका तो ये का क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिएगा सेल है, 1000 में अमाउंट्स है, हम 1000 में नहीं करेंगे। सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम ऐड हुई है, ये आ गया यहाँ तक। अच्छा, क्वेश्चन में ये लॉस भी हो सकता है, ध्यान रखें। ये लाजमी नहीं हर साल इनकम ही हो, किसी साल वो लॉस भी डाल सकता है, किसी साल लॉस भी डाल सकता है, उसको आपने जरा एहतियात से देखना है। उसने कहा अपना मेरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है, तो कर लेते हैं। राइट, ले जी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप मेरा डांस देखें, आपने लिखना नहीं है, आपने मेरे साथ साथ लिखना नहीं है, सिर्फ मुझे देखना है आपने। हम्म? लिखना है, सीरियस नहीं हो जाएगा, सर ने कहा नहीं लिखना तो। ये कुछ ज्यादा डांस था। हम्म, समझ गया ना, समझा। आज आपको एक चीज मैंने शुरू में बताई है कि आपके पैदा होने से पहले का पढ़ा रहा। थोड़ी सी एहतियात किया करें जी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शाहिद लिमिटेड, नहीं शाहिद, मिस्टर शाहिद, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्स लाइबिलिटी भी मांगी है, किसे टैक्स पेबल मांगा है, पेबल और रिफंडेबल टैक्स ईयर जो भी है एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, बिजनेस इनकम से। इसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक हो गया से। हम राउंड अप नहीं करेंगे, तो बंद हो जाए। 6427, ठीक है, ठीक है। अब इसको जरा पढ़ना शुरू करते हैं। ये वाली पहली एडजस्टमेंट यहाँ तक आ गया। कहते हैं the above accounts have been prepared on cash basis। कहता है ये ऊपर वाले जो अकाउंट्स है आपके किस पे बने हुए, कैश बेसिस पे। एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट सेम है।
However, Shahid wants to change the method of accounting from cash to accrual basis. पिछले साल क्या था ये, कैश पे था, अभी भी उसने कैश में ही बनाया है, लेकिन अब अपना मेथड चेंज करना चाहता है। लेकिन कैश बेसिस में बैड डेट्स नहीं होते, ये बात याद रखें, खत्म हो जाते हैं। बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट ही अक्रूवल के साथ होता है। तो जब आपकी अक्रूवल ही नहीं रही, जब आपने सेल को बुक ही कैश पे करना है, तो बैड डेट तो खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। इन रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, ये था कि ओपनिंग स्टॉक प्राइम के और ये था एब्जॉर्प्शन पे, और ये क्लोजिंग था प्राइम पे और एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो अब ये बात हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि जब आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश अक्रूवल की तरफ आते हैं, तो आपका इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग। तो पिछले साल क्लोजिंग जो आपका मेथड था वो किस पे था, प्राइम पे थे, और आप किस पे थे, कैश बेसिस पे। तो ये फिगर ठीक है, ये हम पिछले साल की फिगर ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आए हैं। तो चूंकि पिछले साल थे ही आप कैश के ऊपर, पिछले साल किस पे थे, तो पिछले साल ये फिगर ठीक थी, तो आज भी ठीक है। तो लिहाजा इसकी हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी एग्जाम में। हाँ हाँ, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उसने इसको, अब आप किस में है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। अब आपका ये इस पे होना चाहिए था, आपने किस पे बुक किया है, इस वैल्यू पे बुक है, जो गलत है। जो क्या है, ये बात इतनी समझ आ रही। अगर ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज ना करता, तो फिर ओपनिंग स्टॉक भी गलत है। अगर आपका पिछले साल एक्रूवल बेसिस था और इस साल भी एक्रूवल बेसिस है, तो फिर आपका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस भी गलत था। तो फिर आपका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एब्जॉर्प्शन पे होने चाहिए थे। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? पहली बात समझ आ गई कि चूंकि पिछले साल ये वाला मेथड ये ठीक था, क्योंकि आप पिछले साल आपने 2019 के जो अकाउंट बनाए वो किस पे बनाए, आपने कैश पे। तो कैश बेसिस पे आप मार्जिनल को कर लें या एब्जॉर्प्शन कर लें, दोनों अलाउड है। तो पिछले साल का ये जो बैलेंस है 2019 का, ये ठीक है। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है, इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो ठीक फिगर है उसको तो नहीं छेड़ना ना। लॉ कहता है जो पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? अगली को दफा करें, अगर दूसरी एक्सेप्शन नहीं समझ आई, नो इश्यू। तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस फिगर की यहाँ एडजस्टमेंट डालनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ डाल देंगे डैश, क्यों? हाँ, लेकिन आगे लिखने की जरूरत, उसमें कमेंट्स नहीं मांगे तो पंगा लेने की जरूरत नहीं है। खारिश ना हो तो करनी नहीं चाहिए, सही है। खुजली आप करी जाएंगे तो अपना मुंह लाल कर लेंगे, रैशिज हो जाएगी। तो खारिश ना हो तो नहीं करनी चाहिए। वो एक लतीफा है ना, वो एक जहाज था, उसमें एक सिख भी जा रहा था, एक तोता भी था। उसने ये उस चीज को छेड़ा, उन्होंने तोते को पकड़ के बाहर फेंक दिया। राइट, सरदार जी ने भी छेड़ा, उन्होंने उसको भी बाहर फेंक दिया। जब वो दोनों गिर रहे थे, तो तोते ने उस्ताद जी से पूछा, सिख से, कि भाई तुम्हें उड़ना आता है? कहता नहीं। कहने में पंगा को मारो। क्या कहते हैं इसको उर्फ नाम में, खारिश ना हो तो नहीं करनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होती है, एक्सपेंस होता है? इनकम होती है, शाबाश। जो इनकम ऐड होती है माइनस ऐड होती है, तो इसमें क्या चीज ऐड हुई है, 28 लाख या 32 लाख? अब क्या करेंगे उसे, -2.8 मिलियन, और ऐड क्या करेंगे, 3.2 मिलियन। और एग्जाम में मैंने क्या कहा था, माइनस लिखें 28 लाख, फिर प्लस का साइन दबाएं कैलकुलेटर में, और फिर क्या लिखें, 32 लाख का। जो भी आंसर आए लिख दें। एग्जाम के अंदर प्रेशर में बंदा होता है, अब इसका माइनस आएगा प्लस आएगा, भाई रूल को फॉलो करो। पहले माइनस लिखा है, कैलकुलेटर में माइनस दबा दो, 28 लाख लिखो।
प्लस का साइन दबाओ, 32 लाख रुपया लिख दो, बात खत्म। इट्स ओके। तो 1 पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, हर पॉइंट से अगर कोई पॉइंट आगे हमारे किसी और हेड में जाएगा तो नीचे साइड पे आप लिखेंगे इसका ताल्लुक यहाँ से, मुझे एक और पॉइंट है जो मैंने कहीं और भी यूज करना है। जैसे कि ये पॉइंट है, इसका आगे कोई ताल्लुक नहीं है तो मैंने इसको टिक कर दिया कि अब मैंने फर्दर इसको कहीं यूज नहीं कर, आगे चलें। कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल 450 फ्रॉम नासर, नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 521, 3,400, सेक्शन 20। तो क्या लिखा था उसमें कि अगर आप किसी को पेमेंट कर दें और उसका टैक्स नहीं काटेंगे तो वो डिसअलाउ होगा। लेकिन जो परचेजेस है, जो आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, उसमें डिसअलाउंस 20% होगा। उसमें डिसअलाउंस कितना होगा? इसके अलावा आपने ऑर्डर फी पे कर दी, आपने कोई और एक्सपेंस पे कर दिया जिसपे टैक्स नहीं काटा, तो वो सारा डिसअलाउ होगा। लेकिन परचेजेस, रॉ मटेरियल और फिनिश कितने होंगे? 20%। अब इसमें हम आएंगे, लिखेंगे एट पेमेंट मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो कितनी है जी? 450 के इंटू 20%। सर ये क्या लिखना है जी? बिल्कुल लिखना है। क्यों लिखना है ये वाला फोर, ये वाली चीज? क्योंकि एग्जामिनर को नहीं समझ आएगी कि आपने अमाउंट कैसे कैलकुलेट की। इस अमाउंट की मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं शो की? ये गिवन थी। जो पेपर में अमाउंट गिवन है वो तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर आपने कोई प्रोसेस किया तो उसकी अमाउंट लिखा है। आज एक बच्चा मिला मुझे अभी आते हुए, उसने कहा सर, अपनी तारीफ करने लगा पहले बता। उसने कहा सर पिछली दफा सुना पेपर बहुत मुश्किल था आया था। कहता सर यकीन करें मुझे पता नहीं चला कि मैं पेपर में कब उठाऊं, मुझे ऐसे लगा मैं टेस्ट दे रहा हूँ कॉलेज का, क्योंकि टेस्ट देता रहा था, इसने दिए नहीं उसे क्या पता। तो कहता सर मुझे इस, तो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करना है, दिमाग पे सवार नहीं करना। कहता जी आज तो जिस दफा सुना पेपर बड़ा मुश्किल आ रहा है। तो भाई ये कौन सा सोर्स है, ये कौन सी तार है जो आती है जिससे पता चलता है कि जनाब ये पेपर मुश्किल आ रहा है या आसान आ रहा है? हमें तो जिंदगी में कभी पता नहीं चला। ऐसे काम का जो है ना अपने आप को, भाई मुश्किल आ जाए। मैं एग्जाम से निकल के एक चीज काम करता था, मैं पूछता था बच्चों से, दोस्तों से पेपर कैसा है, अगर कहते ना आसान है तो मैं खुश नहीं होता। क्योंकि जब पेपर आसान हो ना तो एग्जामिनर का हाथ जो है ना ऊपर चला जाता है, फिर वो आपको टॉलरेट नहीं करता है, फिर ठोकना शुरू करता है कि सारे कर रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? पेपर मुश्किल हो और आपने परफॉर्म किया हो ना तो उसका हाथ है नीचे होता है, कहते हैं, यार ये बड़ा अच्छा बच्चा है। एक और दी पॉइंट, इसलिए ये दुआ ना किया करें पेपर बड़ा आसान हो और ये हो जाए वो हो जाए, इतना भी मुश्किल हो गया आप कर ना सके। अल्लाह ताला से आफियत ही मांगे जी। कहते हैं जी फ्रेट चार्जेस ऑफ 85,000 दीज वर पेड इन कैश। तो कैश में पेमेंट कब कर सकते हैं? ट्रेड चार्जेस और यूटिलिटी बिल्स और ये सारे एक्सपेंसेस, सैलरी 32,000 तक कर सकते हैं, 25,000 की कोई एक भी पेमेंट कर सकते हैं कैश में। इसके ये भी पूरा हो गया है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इंक्लूड से क्या मुराद है? इंक्लूड माइनस हुए हुए, इंक्लूड का लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स टैक्स में भी ऐसे था इंक्लूड। तो अगर आप सोचते हैं क्या होगा, है सही कि नहीं? सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ पेड टू शाहिद ब्रदर हु हैंडल एडमिन मैटर्स ऑफ द बिजनेस। उसने अपने भाई को सैलरी दी है हर महीने 80,000 रुपया, जो बिजनेस के मैटर को हैंडल करता है। कैसे दिए हमें नहीं पता, तो खुद से नहीं ज्यूम कैश में करें। टैक्स नहीं काटा, ज्यूम करेंगे टैक्स कटा हुआ है। बताएं क्या करूं इसका? क्यों?
सैलरी ब्रदर फॉर बिजनेस। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन बताइए। सेक्शन 21 के पार्ट कोई ले सकता, रेमुनरेशन ब्रोकरेज पीरियड। ये सेक्शन कौन सा है, ये 960, ये कौन कौन सा सेक्शन है? 20 एक्सपेंसेस allowed फॉर बिजनेस आर अलाउड। ये सेक्शन 20 में सबसे पहला यही पॉइंट था। ओके। पेनल्टी ऑफ 15,000 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। हम्म, क्या करेंगे? एड पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ओके। इसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसने आगे जाके इस्तेमाल होना था, मैंने पूरे पॉइंट पर टिक कर दिया। अगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी निकले जो मैंने आगे जाके लिखनी है तो मैं कर दूं। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? नोटेड। चलो, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट है या एक्सपेंस है? अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है। ऑफ रुपीज दिस अर्नड, इसने बताया कि ये इनकम है। अगर यहां लिखता पेड तो एक्सपेंस होता। तो टैक्स के अंदर एक्सपेंस के लिए और इनकम दोनों के लिए लफ्ज प्रॉफिट और डेट ही इस्तेमाल होता है। इसलिए प्रॉफिट से मुराद प्रॉफिट नहीं होना, एक्सपेंस भी हो सकता है। और फिक्स डिपॉजिट, तो आप अगर प्रॉफिट आपको मिले इनकम के ऊपर तो ये आप इसकी बिजनेस इनकम है, अदर सोर्स है। शाबाश। तो क्या करेंगे? लेस इनकम प्रॉफिट और डेट। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई, जब हम कहते हैं फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड एक्सपेंसेस में कोई चीज इंक्लूड हो तो वो माइनस हुई हुई होती है, तो मैंने मजीद माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैं हमेशा अपने इस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देख रहा होता हूँ कि इस इंफॉर्मेशन ने मेरे इसको क्या किया है। तो इनकम मेरे प्रॉफिट में ऐड हुई हुई है, फाइनेंशियल चार्जेस में ऐड है, यानी उसने इसको सेट ऑफ किया हुआ है। लेकिन मैं हर चीज का इम्पैक्ट किस पे देख रहा होता हूँ? इसके ऊपर, कि इसने इसको क्या हिट किया है, इसमें ऐड हुई है या माइनस हुई है। तो इसमें ऐड हुई हुई थी। फाइनेंशियल चार्जेस में फाइनेंशियल चार्जेस ही होते हैं तो उसने माइनस होते हैं। तो ये क्या है? इनकम है। समझ आ रही कि नहीं? इनकम, मैं अपने प्रॉफिट को फोकस कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ है, फाइनेंशियल चार्जेस में अगर फाइनेंशियल चार्जेस ही होते हैं तो मैं कहता ये मेरे प्रॉफिट में से माइनस होके आ रहे हैं। और अगर कोई इनकम है तो मैं कहूंगा उसमें वो है जहां मर्जी, लेकिन अगर इनकम है तो मेरे प्रॉफिट में क्या हुई है, ऐड हुई है। मेंटेन विद द बैंक, द बैंक विद हेल्ड इनकम टैक्स एंड जकात दिस एंड दिस। अब यहां पर मुझे एग्जाम में ये दो चीजें आई हैं, एक का ताल्लुक है जकात का, वो कितनी है, और एक है विद होल्डिंग टैक्स 93,750। मैंने अब इसको पेपर की इस साइड पे लिखना है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन ने मेरे इस क्वेश्चन में आगे जाके यूज होना है। लेकिन ऊपर नहीं मैंने लिखा, ऊपर मैंने, क्योंकि ये पॉइंट मेरे सॉल्व तीनों हो चुके हैं, इसमें कुछ चीज मुझे फर्दर आगे मेरे क्वेश्चन में नहीं जानी है। ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिखा रहा हूँ जी। जी, ये वाला, ये वाला, हाँ ये मैंने इसको जाके आगे
अमोर्टाइजेशन इस पे चार्ज करनी थी। वेरी गुड, इसके भी मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ये मैं छोड़ ही गया हूँ, छोड़ ही गया हूँ बिल्कुल। हाँ, ये ले, इसको कर लेते हैं, करते नहीं इसे। कहते हैं जनाब हमारे पास operating expenses include expenditure of 950 incurred on the development of a product which is expected to generate revenue for, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 20। वो कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर। और सेक्शन 24 ये कहता है कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलना हो उसको इंटेंजिबल कहते हैं। उसने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, जबकि इसके ऊपर क्या मिलनी थी, अमोर्टाइजेशन मिलनी थी। लिहाजा हम ऐड करेंगे इसमें, ऐड चार्जेस, और इसके ऊपर आगे जाके क्या चार्ज करेंगे हम, यहाँ हम लिखते हैं कि इसके ऊपर मुझे अमोर्टाइजेशन अभी चार्ज करनी है, क्योंकि 22, 23, 24, 25 इनके एक्सपेंसेस एंड में माइनस करते हैं। ओके, समझ आ गई? देखिए ये जो मैं साइड पे आपको लिखने की आदत डाल रहा हूँ ना, ये वाली, ये इसलिए एक टाइम मैनेजमेंट होती है। क्योंकि अभी आपने जो पहला पढ़ा दोबारा भी रीड करना शुरू करेंगे तो मसले में आएंगे ना, तो इसके साथ साथ हमें लिखना होता है। बाद का एग्जामिनर आता है वो पेपर पकड़ लेता है आपसे, क्योंकि तुमने कहा है इसके ऊपर ना लिखो, इंस्ट्रक्शन है, क्यों लिख रहे हो? तो उसका होता है कि थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दो उसके साथ, आई एम जॉइंट क्वालिफाइड प्लीज, तो समझ आएगा कि अंग्रेजी बोलने से हम समझते पढ़ा लिखा बनता है। तो आप सर, ये नहीं नेक नीति से कर रहा हूँ, मेरी कोई बद नीति नहीं है, मेरी आदत का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ माई प्रैक्टिस। माई मेंटोर टोल्ड मी थोड़ी सी अंग्रेजी याद कर ले, वो मारेंगे छोड़ देता है, कहता चलो याद कर लूंगा। बहुत सारे मसाइल आपके हल होते हैं, बात कर अंग्रेजी से हल होते हैं, बात कर पंजाबी बोलनी पड़ती है। पढ़े लिखे बंदे के साथ अंग्रेजी बोलेंगे वो आपकी बात को ज्यादा कोई अहमियत नहीं देगा, उसके साथ ठेठ पंजाबी बोलेंगे तो यार बदतमीज आदमी है, इसके साथ पकाना लो। थोड़ा सा जुबान का इस्तेमाल करेंगे काफी मसाइल हल हो जाते हैं। ये क्लियर होगी बात? तो 3 अमाउंट्स ऐसी आ रही। देखिए मैं जो भी चीज करवा रहा हूँ तो मैं आपका टाइम नहीं जाया कर रहा होता, मैं आपको कोई ना कोई चीज बता रहा होता हूँ जिसका इम्पैक्ट होता है। ओके, अदर इनकम इंक्लूड, इससे क्या मुराद है? इन ऐड हुआ हुआ है, अब क्या है, ऐड हुआ है। कैपिटल गेन ऑफ ₹45,000 रिसीव्ड नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, net of on sale of 200,000 share in ML in November. ML is listed on Pakistan Stock Exchange for January 2018. Shahid purchased these shares for 200,000 at initial public offer. He had claimed tax credit of this on investment in this. क्या करो, क्या समझ आई है? कोई एक चीज बता दें जो आपको समझ आई। कैपिटल गेन है, कहाँ घुसा हुआ है, बिजनेस में, इसको निकालें यहाँ से। इसको तो चलो जनाना बाढ़ में, कहाँ यहाँ कहाँ आ गया, इसको यहाँ से निकाल देगा। तो क्या यहाँ मैं जो है वो इसका भी इम्पैक्ट लूँ, नेट ये वाला भी लूँ, इसका भी इम्पैक्ट लूँ, क्या करूँ इसका बताएं? कैपिटल गेन में क्योंकि टैक्सेस आपको अलाउ नहीं होते, अगर कोई चीज नेट ऑफ टैक्स हो तो उसमें टैक्स दोबारा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितनी अमाउंट में यहाँ ऐड करूँ, ऐड करूँ लेस करूँ? यहाँ से लेस करें क्योंकि ऐड हुआ है ना। कैपिटल गेन्स कितना करूँ, 45,000 प्लस 6, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, काहे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ पहुंच गए हो? अच्छा, बाहर आ गए। अच्छा, मैं फोन कर रहा हूँ, मैं अभी बस ना आधे घंटे तक पहुंचूंगा अभी क्लास में, बल्कि 1 घंटा लग गया। मैं उनको कैसे पढ़ रहा हूँ। जी। अच्छा जी, जरा इसको जरा सुनिएगा। क्या ये ठीक किया मैंने? हम्म। मैंने यह गलती की है। मेरे प्रॉफिट में ये अमाउंट गलत ऐड हुई हुई थी। उसने कहा इंक्लूड 45,000, ये कहा है ना उसने। मैंने ये क्यों किया? भाई, जो अमाउंट गलत है उसी को करना है ना, सारी को तो नहीं करना है। यू गॉट द पॉइंट। भाई, जब हम कैपिटल गेन में जाएंगे तो वहां जब इनकम लेंगे तो वहां की अमाउंट लेंगे। समझ आ रही है? ये रूल कब अप्लाई होगा? जब आप इनकम लिखते हैं तो उस वो इनकम अगर नेट हो तो उसमें टैक्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ये बात याद रखें। यहाँ जो गलत अमाउंट थी वो 45,000 है। जब आप अपने हेड ऑफ इनकम में जाएंगे तो वहां जाके सही ट्रीटमेंट लेंगे। ये बात याद रखें। समझ आ रही है? तो मैंने जानबूझ के गलत लिखी ताकि आपको अंदाजा हो कि इसको कैसे करना है। ओके, तो ये अमाउंट यहाँ पर गलत है। कैपिटल गेन में जाएंगे तो जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे इनकम में से टैक्स माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 45,000। अब समझ आई? ये मैंने इसलिए गलती की ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये चीज नहीं ऐसे करनी। जब प्रॉफिट को सेट कर रहे होते हैं तो हमेशा वही इनकम करते हैं जो वो कहता है। हाँ, जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो एज पर रूल करेंगे। यही चीज हमारे 25 वाले क्वेश्चन में भी थी कि जहां मैंने इनकम को माइनस एडजस्ट किया तो एज इट इज निकाला। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गया तो वहां जाके मैंने इसको ठीक किया। उसमें 2 लाख रुपया उसने क्या किया हुआ था? इनकम में डाला हुआ था, जो कि एडवांस था, याद है? लेकिन जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में गया तो उसका मैंने 10वां हिस्सा जाके इनकम में डाला, चार्ज और रेंट के अंदर। नहीं समझा? रेंट ऑफ 980 रिसीव फ्रॉम एज एग्रीकल्चरल लैंड, वो भी इसमें पड़ा हुआ इधर इनकम में। तो एग्रीकल्चरल इनकम से जो प्रॉफिट आता है वो तो आपका एग्जाम्प्ट होता है। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको भी लेस करें। टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है तो ये है तो नहीं है ना मेरा। ओके, इसके अलावा कोई और हो? उसने कहा जी टैक्स डिप्रिसिएशन। अच्छा, अब यहां पर मुझे लिखना चाहिए कि यहाँ मेरी कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है। यहां से क्या जनरेट हो रहा है? कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है। इससे ऊपर क्या जनरेट हो रहा था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ज़कात भी आ रही थी, विद होल्डिंग टैक्स भी था, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी थी। अब इन पॉइंट्स को मैंने देखना है। वो कहता है जी टैक्स डिप्रिसिएशन जो है वो मेरी ये वाली है। अकाउंटिंग बताता डिप्रिसिएशन तो मैं ऐड करता, उसने नहीं बताई तो मैं उसको रिवर्सल नहीं डालूंगा। तो ये मेरी आ गई डिप्रिसिएशन। ये उसने बता दिया मेरा विद होल्डिंग टैक्स है। ये टैक्स में जाएगी इंफॉर्मेशन। मैं इसको जरा ये देखिएगा। ये मेरे बिजनेस इनकम में माइनस होगी। ये मेरा एडवांस टैक्स है जो टैक्स लाइबिलिटी से जाके माइनस होगा। और ये मेरा लॉस है पिछले साल का जो मैंने एडजस्ट करना है। ये क्या मैंने यहां से एडजस्ट करना है? तो देखिएगा, पहले यहां तक आपने कैलकुलेट किया। ये देखिएगा, इसको मैं डबल लाइन से आप करेंगे क्लोज। कौन सा? क्या किया? लेस किया हुआ है। इल्जाम लगाते हो।
तो इसको लिखेंगे बिजनेस इनकम, बल्कि इसको ना ही लिखें बिजनेस इनकम, पहले इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट कर लें। वो कितने थे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस? 568 माइनस। अच्छा, एक चीज याद रखें कि ये जो हमारे लॉसेस होते हैं, तो मैंने डबल लाइन से क्लोज करना है। जब अगर मैं टाइम को उस वक्त देखता, अगर ये सिर्फ बिजनेस लॉस देखता, तो फिर मैंने पिछले 5 साल को देखता। जब उसने कहा ये अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन है जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर, फिर मुझे टाइम नहीं देखना होता, इसलिए मैंने 2019 को इग्नोर कर दिया। तो मैं इसको लिखूंगा बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इनकम भी होती है साथ में। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है ये स्पेसिफिक इनकम की एडजस्ट नहीं ना होंगे, ये सिर्फ बिजनेस इनकम की एडजस्ट होंगे। कौन से? ये वाले जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं। हाँ, ये नहीं होते किसी और में। अच्छा जी, अब इसमें करेंगे आप लेस एंड अमोर्टाइजेशन। वो डिप्रिसिएशन कितनी थी? 680। और इसमें करेंगे लेस अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। वो कितने थे हमारे डेवलपमेंट चार्जेस ऊपर आए थे? 950। इसकी मुझे कोई डेट तो नहीं बताई ना कब वो खर्च हुए? तो फिर नंबर ऑफ डेज का नहीं पता, तो क्या करेंगे, पूरे साल पे ले लेंगे। 5 साल लाइफ है ना उसकी। अगर मुझे टाइम बताया जाता तो फिर मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करता, तो उसने टाइम नहीं बताया, तो मैं पूरा साल ही लूंगा इसके लिए। ठीक है, तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, तो एक साल की कितनी मॉडर्नाइजेशन हो गई? 190। तो ये आ गई मेरी बिजनेस इनकम, ये मेरी हेड ऑफ इनकम पहला आ गया। हेड ऑफ इनकम, इसको मैं यहाँ लिखूंगा टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्स एबल कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हुए आपने क्या करना है? अब यहाँ वो चीज फार्मूला लगाना है, कैपिटल गेन्स। अब लिखेंगे गेन नेट ऑफ टैक्स 45,000। इसमें लिखेंगे एड विद होल्डिंग टैक्स, क्या था? 6750। ठीक है, ये मेरी दूसरी इनकम आ गई। इसको मैं ब्लू कलर में करता हूँ क्योंकि ये मेरी सेपरेट ब्लॉक की इनकम है। उसने कहा ना कंपनी रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो पब्लिक कंपनी होगी ना, तो पब्लिक कंपनी में सेपरेट ब्लॉक में टैक्स लगता है, इसलिए इसको मैं यहाँ से
वो करूंगा। फिर मैं लिखूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। प्रॉफिट ऑन डेट कितना है जी? प्रॉफिट ऑन डेट कितना था? 450। 450,000। अगर ये 50 लाख से ज्यादा होता तो फिर मैं इसको इधर ही आने देता, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा ये नॉर्मल में रहता है, होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, लेकिन 50 लाख तक ये सेपरेट ब्लॉक में, वरना ये इधर, क्योंकि 4,50,000 है तो मैंने इसको भी कहाँ लेके जाना है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में लेके जाना है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल कि और हेड ऑफ इनकम नहीं है, बिजनेस आ गया, कैपिटल गेन आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा टोटल इनकम। हाँ हाँ, वो भी करना है, गलती, वो लिखना लास्ट में लिखना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितनी थी? 980। और आप इसको एग्जाम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे टोटल इनकम, और अब इसमें से आप करेंगे लेस ज़कात। कितनी थी ज़कात? 93,750, क्या नहीं? 93,750, और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। एक था कैपिटल गेन, और दूसरा था प्रॉफिट ऑन डेट। ये आपकी आ गई टैक्सेबल इनकम। इन तीनों को माइनस किया। अच्छा, इसको सिंगल लाइन से आपने क्लोज करना है, और इसको आपने डबल लाइन से क्लोज करना। ओके, देखिए मैं अपने टेम्पलेट को पूरा फॉलो कर रहा हूँ, ये जो मैंने आपको दिया हुआ था, मैं उसी को अभी तक पूरा फॉलो करता जा रहा हूँ। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, लेस, तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ठीक है जी। अब इसमें आएंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में सैलरी तो है ही नहीं, तो क्या हुआ? नॉन सैलरी केस हो गया। 48 लाख कहाँ फॉल कर रहा है? आखिरी स्लैब में। नॉन सैलरी 48 लाख रुपया, ये 650 प्लस 40%, तो 650 प्लस 40% ऑफ द अमाउंट 4873250 माइनस 3.2 मिलियन। जी, फुल टाइम टीचर है। फॉरेन सोर्स इनकम, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, मिनिमम टैक्स, सोचना तो है ना। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, यस, तो क्या करेंगे? एड टैक्स ऑन
सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो पहले क्या था? क्वेश्चन के अंदर उसने एक टैक्स क्लेम किया था 15,000 था, वो जहाँ पे एक्सपोर्ट गेन लिखा हुआ है कैपिटल गेन, तो वो एडवांस टैक्स है ना? का जो उसने क्या नाम है टैक्स क्रेडिट लिया है वो लिखा हुआ था। और बताता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, वो टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते हैं। इसने पिछले साल ये गलत क्रेडिट ले लिया हुआ है, वो टैक्स लायबिलिटी में जाके ऐड करते हैं। जब सेपरेट ब्लॉक आएगा ना, जो पिछले से वो इसमें ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, कितनी अमाउंट थी इसके ऊपर? ये थी ना। और ये सिक्योरिटीज 1 जुलाई 2025 के बाद वाली तो नहीं है ना, 24 के बाद वाली, पहले वाली है ना। और होल्डिंग पीरियड भी 1 साल से ज्यादा, तो रेट क्या होगा? 12.5%। आप कहेंगे सर आपको बड़े रेट याद है, हो गए याद। तो इसको आप ऐड कर दें अभी। और प्रॉफिट और डेट कितना था? 4.5 था। रेट कितना उसका? 15%। तो आपका टोटल इसमें कर देंगे एड रॉ टैक्स क्रेडिट इन द प्रीवियस ईयर, 15,000 रुपया। इसको सिंगल लाइन से क्लोज कर। ठीक है जी। अब यहां से आप क्या कर रहे हैं? लेस विद होल्डिंग टैक्स। एक आपका सिक्योरिटीज के ऊपर था, वो था आपका -6,450। प्रॉफिट ऑन डेट पे भी था, है? 6,750। और आपका बैंक पे भी था प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर कितना था? प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपका 45,000, -45,000। और इसके अलावा भी था एक, ये वाली अमाउंट थी यहाँ पे 875, -870। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी कि मेरे से भी गलती हो रही होती है, तो इसको बोलेंगे आप टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो क्या लिखो मुझे? पेएबल टैक्स, पेएबल। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हुई है? देखिए एक चीज आप देखिए, कोई और रह तो नहीं गया? ये क्या अदर से कहाँ से आया था? ये यहाँ से भी आया था क्वेश्चन। ठीक हो गई? तो आप इसकी जरा कंस्ट्रक्शन देखें कि मैंने बिजनेस इनकम से स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने एलिजिबल इन एलिजिबल एडजस्ट किए, अदर्स जो इनकम थी वो सारी निकाली, अपने अपने हेड पे लेकर गया। 3 हेड थे इसके अंदर, सेपरेट लॉट भी था, ज़कात भी थी। सेपरेट लॉट को माइनस किया, उनको जाके मैंने टैक्स में ऐड किया। और ये इस तरह से चीजें। अच्छा, जो जो आप क्वेश्चन करते जाएंगे डेवलपमेंट होती जाएगी, चीजें आपके लिए निखरती जाएंगी, आसान होती जाएगी। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है? कोई हम एक क्वेश्चन 23 का कोई क्वेश्चन किया ऑटम का आपने?
ये सैलरी का है ना, इसको रहने में। अभी बिजनेस के ऊपर आपकी फर्क मारते हैं जाते हैं। कोई और? हाँ जी, ऑटम 24 का था। ऑटम 24 के रहते हैं। ये स्प्रिंग 22 को देखने जरा था। इसमें भी सैलरी है। स्प्रिंग 24 कर लिया था। हाँ? सैलरी का है। स्प्रिंग 21 का था। ये भी सैलरी नहीं, इसमें होगा बिजनेस का, नीचे कहीं होगा इसका। ये तीसरा क्वेश्चन है जी, स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे 80% भी हो गया ना, तो आप सही जा रहे हैं। क्वेश्चन को 80% भी हो गया तो आप सही जा रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है जी? स्प्रिंग 2021 क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम।